बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर का दूसरा हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करना है। क्वांटम नंबर की डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो ये वो सेट ऑफ नंबर हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को या पोजीशन के बारे में बताते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी प्रोबेबिलिटी ही फाइंड की जाती है। तो पोजीशन की बजाय अगर हम इसके लफ्ज़ एड्रेस का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती हैं। अब ये क्वांटम नंबर्स आते कहाँ से हैं? जब हम एक स्क्रोडिंगर का वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक बंदा था एरवन स्क्रोडिंगर जिसको ऑर्बिटल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो उसकी सोल्यूशन से कुछ नंबर्स आते हैं। उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अब ये क्वांटम नंबर्स चार हैं। देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स, चार क्वांटम नंबर हैं। पहला क्वांटम नंबर इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसको प्रिंसिपल PAL वाले प्रिंसिपल्स है, जिसका मतलब होता है मेजर क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा क्वांटम नंबर तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है। अब ये जो पहले तीन क्वांटम नंबर्स हैं, दे कैन बी डिराइव्ड बाय सॉल्विंग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी इसको डिराइव्ड किया जाता है, डिराइव्ड फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। जबकि बाकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये ओनली क्वांटम नंबर है जो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से नहीं आता, नॉट डिराइव फ्रॉम द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं होता। तो वो स्पिन क्वांटम नंबर है जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं होता, लेकिन ये फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताता है। ये एड्रेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप किसी शहर जा रहे हो तो आपको उसके उसके घर का पता, हाउस नंबर, आपको उसके स्ट्रीट नंबर, आप उसकी सोसाइटी और आप उसकी सिटी का पता होना चाहिए। तो ये वही क्वांटम नंबर्स हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं, इसकी जो स्मॉल n से ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है? अब आते हैं इसके इंफॉर्मेशन के बारे में। ये हमें बताता है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर है, यानी ये हमें टेल अबाउट शेल नंबर बताता है जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि शेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है, उसके हमें ये बताता है। तीसरी जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। अब ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है और ना ही ये वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी। यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है और इस तरीके से जाते जाएं। अब जो n की इसका मतलब है, यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको समझें कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि k शेल के बारे में बात की जा रही है, और अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है कि l शेल के बारे में बात की जा रही है, और अगर l की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है m शेल के ऊपर के बारे में बात की जा रही है। तो ये सब कैपिटल में इस शेल नंबर के बारे में है। अब इसके अलावा ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें एक एटम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, और उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 2n² का। ये फार्मूला डायरेक्टली पुट करेंगे और हमें एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के हवाले से पता चलेगा। मिसाल के तौर पर पहला शेल है n=1 है, इसका मतलब है k शेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 × 1² इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n इज इक्वल टू 2 है और ये l शेल है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 × 2² इज इक्वल टू 8 आएंगे। और अगर n इज इक्वल टू 3 है, यानी m शेल है, तो तीसरा शेल है, तो उसमें 2 × 3² इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस तरह आगे जाते जाएं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताता है। अब उसके बाद ये जो वैल्यू है n, इसके अलावा हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है? इससे हमें साइज ऑफ एटम का पता चलता है, यानी n की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उससे साइज ऑफ एटम भी पता चलता है। सो वी हैव एन इक्वेशन, जो हमने रेडियस की इक्वेशन पढ़ी है कि इट इज़ a इज इक्वल टू a नॉट इंटू n स्क्वेयर,
ये इक्वेशन हमने पढ़ी है जहाँ पे ए नॉट इज अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे जाए तो रेडियस आता जाएगा। फिर इसके अलावा हमें इससे एनर्जी ऑफ शेल का भी पता चलता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता चलता है, और उसके लिए इक्वेशन है एनर्जी इट इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और के जो है वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जाउल के बराबर है। एन की वैल्यू पुट करते जाएं तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एनर्जी और एन में इन्वर्स, ऊपर तो देखा जा सकता है कि आर और एन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन ये मालूम होता है कि मैथमेटिकली कि ई और एन में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइन को कंसिडरेशन में रखें तो ई और एन में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। तो इससे हमें एनर्जी ऑफ शेल के बारे में भी पता चलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, एन की वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती, एन की वैल्यू आपको क्या बताती है? एन की वैल्यू आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है ना वो बताती है। अब ये वैल्यूज़ हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि अगर एल शेल होगा तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके अलावा आपको जो इसके और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो ये मिल सकती है कि ये आपको किसी भी एटम का पीरियड नंबर बता सकते हैं। पीरियड नंबर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि आपको बताया जाता है कि पीरियड नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ शेल्स के, कि एक एटम के अंदर कितने शेल्स होंगे उसका पीरियड नंबर ये होगा। मिसाल के तौर पर हम सपोज कर लेते हैं कि वी हैव एनी एटम, सपोज हम जो है ना वो सोडियम की बात कर लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, अगले में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें शेल नंबर, ये इसका पहला शेल है विच इज के शेल, ये एल शेल है और ये इसका एम शेल है, तो इसमें गोया 3 शेल हो गए हैं, तो इसका पीरियड नंबर 3 होगा जो हो जाएगा। तो आपको ये पीरियड नंबर के बारे में भी पूछा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको एक एटम दिया होता है और उसके बारे में बताया जाता है कि ये इसका पीरियड नंबर कौन सा है, तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसका एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसके अलावा इसके लिए एक और नाम भी दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और इसको सबशेल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, सबशेल। तो इसके बहुत सारे इस तरह नाम हैं। ये जो क्वांटम नंबर है बाय स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्वांटम नंबर हमें बताता है एक एटम में सब शेल्स के बारे में, सब शेल के बारे में। ये क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में। जैसा कि इससे पहले जो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें शेल के बारे में बताता था, ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू है एन की वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एल की वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है। एल की जो वैल्यू है, ये एल की वैल्यू हमेशा से, एल की वैल्यू फॉर आ शेल जीरो से शुरू होती है और ये 1 2 और ये जाती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक होती है। अब यो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है वो ये है कि ये हम कहते हैं, हम अक्सर ये लोग हम कह लेते हैं कि जी l किसके बराबर होता है, हम जल्दी जल्दी कहते हैं l जो है ना वो n-1 के बराबर होता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो n-1 है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू वो जीरो होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो l इज नॉट इक्वल टू n-1, हर बार नहीं होता, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये n-1 के बराबर हो सकता है। अब अगर हम ये असाइन कर देते हैं, वैल्यूज़ हम असाइन कर देते हैं, अगर एक l की वैल्यू सपोज आती है, l की वैल्यू सपोज आती है 0, तो इसका कोई ना कोई मतलब होगा और इसका मतलब ये है कि ये वी आर टॉकिंग अबाउट एस सब शेल। इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एस सब शेल के ऊपर हवाले से बात कर रहे हैं। अगर l की वैल्यू आती है 1, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पी सब शेल, हम पी सब शेल को डिस्कस कर रहे हैं। अगर एल की वैल्यू आती है 2,
तो इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं डी सब शेल की। तो हर एक वैल्यू का एक मतलब होता है, और इसी तरीके से अगर एल की वैल्यू आती है 3 तो इसका मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एफ सब शेल। जिस तरह हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बोला कि एन की 1 वैल्यू का मतलब होता है, 2 वैल्यू का मतलब होता है, 3 वैल्यू का मतलब होता है, इसी तरीके से एल की 0 1 2 3 वैल्यू का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब हम निकालते हैं कि एल की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 से ये, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी n-1 तक होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक शेल है और वो n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 1 है। तो इसके लिए l की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, l इसका हो जाएगा 0 और मैक्सिमम इसकी वैल्यू n-1 तक जाएगी जो कि 1 - 1 0 होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ये जो इसका जो शेल नंबर है वो 1 है। तो शेल नंबर अगर 1 होगा तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द के शेल, और इसके अंदर जो सब शेल होंगे l इक्वल टू 0, और उसका मतलब है कि इसके अंदर s सब शेल ही होगा। ये पहला शेल है और इसके अंदर s सब शेल होगा। अगर हम कहते हैं कि जी n इज इक्वल टू 2 है, मतलब यह है कि ये एल शेल है, तो इसमें एल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज इसकी क्या क्या हो सकती हैं। तो एल जो है वो 0 से लेकर 1 तक होगा। इसका मतलब यह है कि अगर एल इज इक्वल टू 0 है तो ये एस सब शेल है, और अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो ये पी सब शेल है। तो गोया जो दूसरा शेल होगा उसके अंदर एस सब शेल भी है और उसके अंदर पी सब शेल भी होगा। इसी तरीके से हम जाते जाएं और अगर एन इज इक्वल टू 3 करें तो ये एम शेल हो जाएगा, और इसमें एल की वैल्यूज जो हैं वो हो जाएगी एल इज इक्वल टू 0 1 और 2। तो इसमें ये एस सब शेल है, ये पी सब शेल है और ये डी सब शेल है। तो पहले में एक सब शेल होता है, दूसरे में 2 होते हैं और तीसरे में 3 होते हैं, और इस तरह से चलते जाएं। तो यहाँ से हम एक शॉर्टकट भी मालूम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सब शेल इन आ शेल, किसी भी सब शेल के अंदर सब शेल की तादाद किसके बराबर होती, इज इक्वल टू एन, एन की, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके ये बराबर होती है। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन आता है कि जी हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन 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 फोर्थ शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो आप आराम से लगा सकते हैं कि जी मैंने बोला नंबर ऑफ सब शेल एन ही के बराबर होंगे, वो 4 हो जाएंगे। पांचवें सब शेल में कितने शेल, पांचवें शेल में होंगे 5, तीसरे में होंगे 3, इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन जो है वो और भी मिलती है कि आपको इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पता चलता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। किसी भी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिए वी हैव अ फार्मूला, और वो है 2 × 2l+1 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास एक पी सब शेल है तो पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू वो होती है 1, एल इज इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उसमें हो जाएंगे 2 × 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको याद करना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि द फार्मूला या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूला के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं। ये इज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल की शेप के बारे में भी बताता है, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एस सब शेल की ये शेप होती है, स्फेरिकल होता है, पी सब शेल डम्बल होता है, और डी सब शेल इसकी फ्लोरल शेप होती है, और एफ सब शेल जो है ये कॉम्प्लिकेटेड शेप का होता है। तो हमें इससे ये अंदाज, ये शेप भी पता चलती है। अच्छा, अब ये जो सब शेल है, ये इसको हम, जब मैंने कहा ये 4 किस्म के सब शेल होते हैं, एस पी डी और एफ है, तो ये एस पी डी एफ ये स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम है। यानी कि एस जो है ये स्टैंड करती है फॉर शार्प, एस का मतलब होता है शार्प। इसी तरीके से ये जो पी है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल और डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड। ये स्पेक्ट्रल एब्रीविएशंस हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। सो ये फंडामेंटल, ये स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम है जो कि इससे हम एक डिनोट करते हैं, एस पी डी और एफ से हम डिनोट कर देते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर वो कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट परमिसिबल या इज नॉट करेक्ट,
मैं इसको आसान करता हूँ कि वो करेक्ट नहीं है। तो एक इसमें एक टिप आप ये याद रखिएगा कि एल की वैल्यू कैन नेवर, कभी भी एन से कैन नेवर इक्वल टू और ग्रेटर देन एन। ये एन से ना तो बड़ी हो सकती ना तो बराबर हो सकती, हमेशा इसकी एन की वैल्यू कम होगी। फिर अगर अब वो कहता है मिसाल के तौर पे आपसे कहता है कि जी ये वैल्यूज़ आप बताएं क्या क्या है, वो n इज़ इक्वल टू 2 कह लेता है और l इज़ इक्वल टू 1 कह लेता है, n इज़ इक्वल टू 3 कह लेता है और l इज़ इक्वल टू 0 कह लेता है, n इज़ इक्वल टू 4 कर लेता है और l इज़ इक्वल टू 2 कह लेता है, n इज इक्वल टू 5 कह लेता है और l इज इक्वल टू भी 5 कह लेता है। तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि n की वैल्यू कभी l के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा इससे कम ही होगी। और कभी और इसकी वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये हमेशा शुरुआत ही इसकी जो है ना वो ज़ीरो से ही होती है, ज़ीरो से हमेशा इसकी शुरुआत होती है। तो कैन नेवर बी, और ये L की दूसरी इंफॉर्मेशन कि L जो है वो हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन L के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है जो क्या है। फिर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ पे बात की उसके बारे में पूछा जा सकता है कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगला जो हमारा क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, कि ऑर्बिटल स्पेस के अंदर कैसे ओरिएंटेड होते हैं। अब हम जब सब शेल के हवाले से बात करते हैं तो सब शेल हमें यू नज़र आता है जैसे पी है, लेकिन एक्चुअली ये तीन एक्सेस पे जो पी है ये ओरिएंटेड है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और इसका कुछ हिस्सा वाई एक्सिस के ऊपर होता है और इसका कुछ हिस्सा जेड एक्सिस के ऊपर होता है। लेकिन हमें कैसे पता चला, इसके ऊपर हमारी पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुई थी जिसमें हमने ये कहा था कि व्हेन दिस और सब शेल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो हमें इसकी लाइंस नज़र आ जाती हैं। अब कितनी लाइंस हमें नज़र आएंगी ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय m, और इसकी जो वैल्यू है m की वैल्यू ये बराबर होती है इसकी दो वैल्यूज, दो तरह से कैलकुलेशन की जाती है। एक इसकी वैल्यू है 2l+1 और दूसरी जो m की वैल्यू है ये नेगेटिव l से शुरू होती है, जीरो तक जाती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव l तक जाती है। तो दो वैल्यूज हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक ऑर्बिटल कितने, एक सबशेल कितनी ओरिएंटेशंस में होगा या एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसके लिए हम ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी होगी वो हम ये वाली वैल्यूज इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पे इसका हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर वी हैव ऑर्बिटल और वो है जी एस सबशेल, एस सबशेल है, एस सब शेल के लिए एल की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो। अब अगर एस सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला गया तो वो कितनी ओरिएंटेशन में जाएगा, तो m इट इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो प्लस 1 इट इज इक्वल टू 1, मतलब m s सब शेल की ओरिएंटेशन 1 होगी। और हमें ये अच्छे तरीके से मालूम है कि s सब शेल ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, इसकी कोई ओरिएंटेशन इस तरह नहीं होती कि x एक्सिस पे इतना, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। इसी तरीके से फिर अगर हम कहते हैं कि जी वी हैव p सब शेल, अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास पी सब शेल है तो पी सब शेल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो कितनी ओरिएंटेशन में जाएगा, सो दिस इज एल इज इक्वल टू 1, तो एम की वैल्यू इसकी आ जाएगी 2 इंटू 1+1 इट इज इक्वल टू 3। तो गोया इसका मतलब यह है कि जब पी सब शेल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो हमें ओरिएंटेशन नज़र आती हैं तीन ओरिएंटेशन नज़र आती हैं कि पी सब शेल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ऑर्बिटल्स। अब ये तो तादाद पता चल गई, अब हमने ये पता लगाना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, तो उसके लिए ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा कि m इट इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू शुरू करनी है -l से, -l से, तो वो -1 फिर आ जाएगी 0 और उसके बाद फिर आ जाएगी +1, तो ये तीन वैल्यूज इसकी हो गई हैं। और हम अगर यहाँ पर देखें तो हमने किया भी है कि ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया, तो तीन ऑर्बिटल्स हो गए। और वो तीन ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, पी एक्स जिसको मैं -1 कह लेता हूँ, पी वाई जिसको मैं 0 कह लेता हूँ और पी जेड जिसको मैं +1 कह लेता हूँ। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं ऐसे पता चलेगा, कितने ऑर्बिटल्स हैं पहले वाले फार्मूले से। अच्छा, इस फार्मूले को बाज जगहों पे इस फार्मूले को ऐसा भी लिखा जाता है कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस एल
भी इसको लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम डी सब शेल के हवाले से बात करें, डी सब शेल, तो डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 2। डी के लिए L इज इक्वल टू 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। गोया डी सब शेल इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो हम मालूम कर सकते हैं। m इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। तो पहला वाला ऑर्बिटल दिस इज डी एक्स वाई, दूसरा वाला ऑर्बिटल दिस इज डी वाई जेड, फिर इसी तरीके से डी जेड एक्स, फिर ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स इसके हो गए। ओरिएंटेशन हमें ये बताता है। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ये अक्सर बच्चों को ये वाला सवाल कंफ्यूज कर जाता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा से 2 ही होते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको सवाल को याद रखिएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल वो 2 हो सकते हैं। जैसा कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज हो सकती है, शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज हो सकती है, लेकिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा मैक्सिमम 2 ही रहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर ये कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, एक ऑर्बिटल में कितने शेल होते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर फार्मूला है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी दूसरा शेल है, दूसरा शेल है, तो उसके लिए अगर सब शेल मालूम करना हो ना, तो सब शेल का फार्मूला मैंने बताया कि सब शेल इज इक्वल टू एन हो जाएंगे। और सब अगर आपने ऑर्बिटल मालूम करने हो तो ऑर्बिटल के लिए फार्मूला आ जाएगा एन स्क्वायर, यानी कि इसमें सब शेल की तादाद हो जाएगी 2। कौन कौन से सब शेल इसके अंदर हो जाएंगे, एक इसमें हो जाएगा s और दूसरा उसमें हो जाएगा p, जबकि ऑर्बिटल्स की तादाद इसमें हो जाएगी 2 का स्क्वायर, वो 4 हो जाएंगे। 4 कौन कौन से ऑर्बिटल हो जाएंगे, अगर आप जरा गौर से देखें ना, तो इसके अंदर 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। एक इसमें s का ऑर्बिटल हो जाएगा, 3 इसमें p के ऑर्बिटल हो जाएंगे। सो टोटल ऑर्बिटल्स की तादाद आ गई है ये। अगर लेट सपोज क्वेश्चन हम मैं करता हूं कि जी हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल, तो आपने इनका स्क्वायर ले लेना है, जो कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा और वो 9 आ जाएगा। कितने ऑर्बिटल्स मौजूद है, वो 9 ऑर्बिटल्स इसमें मौजूद होते हैं। आखिरी क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की सॉल्यूशन से हासिल नहीं आता है, नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब एक एटम के अंदर मौजूद होता है तो उसकी दो तरह से मूवमेंट होती है, एग्जैक्टली लाइक अर्थ, ज़मीन की तरह। जैसे ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, महीने बदलते हैं, और एक ज़मीन अपने ही एक्सेस के ऊपर स्पिन करती है, जिसकी वजह से दिन बदलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक तो रिवोल्यूशन करता है न्यूक्लियस के गिर्द, और एक वो अपनी ही एक्सेस के ऊपर स्पिन करता है। तो यानी कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस के ऊपर कैसे स्पिन करता है, और ये एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक या तो ये प्लस हाफ हो जाएगी और या ये एस की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी। अच्छा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन कर सकता है, या तो वो काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, वो स्पिन करता है। फिजिक्स की उसूलों के मुताबिक अगर एक बॉडी, और वो चार्ज बॉडी है, वो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करेगी तो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी यूज़ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डाउनवर्ड, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अपवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि जी एस पॉजिटिव कब होगा, एस नेगेटिव कब होगा, तो ये एक रिलेटिव फिनोमेना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एस पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। बाज़ बुक्स में
ये लिखा गया है, जैसे फेडरल बोर्ड में लिखा गया है कि अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो एस की वैल्यू पॉजिटिव हाफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव हाफ होगी। जबकि पंजाब टैक्स बोर्ड में लिखा हुआ है कि अगर उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फिर एस की वैल्यू हाफ होगी, अगर क्लॉकवाइज होगा तो एस की वैल्यू नेगेटिव हाफ होगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एस या तो प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, ये एक वैल्यू के वाले से बात है। अच्छा, अब एस की वैल्यू कभी होल नंबर में नहीं हो सकती फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। एस जो है ना वो कभी होल नंबर में नहीं हो सकता। एस इज नॉट इक्वल टू होल नंबर फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी इसकी और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। ये हमारे क्वांटम नंबर्स ख़त्म हो गए हैं। अब इन क्वांटम नंबर में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं उसकी तरफ हम मूव करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है कि टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m कैन बी कैलकुलेटेड विद द एक्सप्रेशन। हम पहले कर चुके हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो 2l+1 ये फार्मूला इस्तेमाल होता है एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। बाकी ये जो वैल्यू है आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, इससे हमें पता चलते हैं। फिर ये जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, किसी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद पता लगाने के लिए ये फार्मूला। और ये जो फार्मूला है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए है, एक ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने शेल्स होते हैं उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ये हो गया, बीटा इज़ द करेक्ट आंसर कि 2l+1 हमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा एमसीक्यू है कि द क्वांटम नंबर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ये हमने कहा था कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से, लेकिन ऑल क्वांटम नंबर आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसके अलावा जो जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। डिब्रोगली वेव इक्वेशन आपने फिजिक्स में शायद इसके बारे में पढ़ा होता है कि ये डुअलिटी का बारे में बताता है, डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव एज अ पार्टिकल हमें बताता है। प्लांक्स इक्वेशन हम कर चुके हैं। ब्रैग्स इक्वेशन ये सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, क्रिस्टल्स के लिए होती है। तीसरा एमसीक्यू है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल विद एल इज इक्वल टू 3। तो हमने फार्मूला पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सब शेल के लिए जो है वो ये वाला फार्मूला है विच इज़ 2 × 2l+1। सो 2 × 2 और इसके लिए हम 3 कर लेते हैं +1 कर लेते हैं। सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 + 1 7 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इसमें आ जाएंगे। और l इज इक्वल टू 3 की वैल्यू जो है दैट इज़ फॉर एफ सब शेल, एफ सब शेल के लिए ये वैल्यू होती है। अगला एमसीक्यू है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चैलेंजिंग भी है, कि इसको मैं हार्ड वाली कैटेगरी के अंदर शामिल करूंगा कि द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर गिवन n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये सेकंड शेल है, दिस इज सेकंड शेल। और l इज इक्वल टू 1 है और इसका मतलब है कि ये p सब शेल की बात हो रही है। और m इज इक्वल टू 0 मतलब पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड हो गया। अब s इज इक्वल टू प्लस हाफ द गिवन एटम इज। अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 2s2 2s1 सॉरी। अब इसमें s सब शेल है जबकि p सब शेल होना चाहिए, तो ये नहीं है। सिमिलरली बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो वैलेंस शेल इसमें जो कन्फिग्रेशन बनती है दैट इज़ 1s2 और 2s2 कन्फिग्रेशन बनती है, तो अगेन ये भी इसका नहीं है, तो 2s2 इसकी आ जाती है। तो पीछे हमने दो को निकाल लिया, पीछे कार्बन बच गया, कार्बन और बोरॉन बच गए। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वैलेंस शेल की, वो का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी है 2s2 और 2px1 2py1 और 2pz0। तो ये तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ यानी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसलिए ये कार्बन भी नहीं होगा। तो बोरॉन आखिरी ऑप्शन इसकी बच जाती है। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रूल कि तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ ये बिल्कुल फिट बैठता है। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3
तीन है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगी? अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल्स को शो करता है। ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑर्बिटल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि n स्क्वायर से हम मालूम कर सकते हैं, और तीसरा शेल है तो इसके लिए n स्क्वायर की वैल्यू आप लगा लें तो इट इज़ 3 का स्क्वायर बनता है विच इज़ इक्वल टू 9, यानी कि ये डी डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट आंसर बन जाता है। तो तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स। बाज़ जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर जो है ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव सर्टन रूल्स, हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और वो रूल्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है दैट इज़ ऑफ बाउ प्रिंसिपल। बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड, यानी आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसकी यही डेफिनेशन है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं सब शेल के अंदर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी वैल्यू में, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। अगर हम सपोज इस एक्सिस के ऊपर एनर्जी ले लेते हैं और न्यूक्लियस है, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, जैसे पहला शेल है, उसके बाद फिर दूसरा शेल है, फिर तीसरा शेल है, फिर चौथा शेल है, और ये एनर्जी इसकी जाएगी। तो इस रूल के मुताबिक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एनर्जी ऑफ शेल कैसे मालूम करेंगे? एनर्जी ऑफ सब शेल मालूम करने के लिए हमारे पास रूल है n+l रूल। इसको वाइज वीजर्स रूल भी बोला जाता है, वाइज वीजर्स रूल भी बोला जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 1s 2s 3s 2p 3s ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? n और प्लस एल। एन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी एन की वैल्यू जो है वो 1 है, और एल की वैल्यू 0 है, इसके लिए एल की वैल्यू 2 है, इसके लिए एल की वैल्यू 1 है, इसके लिए एल की वैल्यू एन की वैल्यू 3 है, और एल की वैल्यू इसके लिए 1 आती है। तो टोटल 1 2 3 इसकी 3 वैल्यू और इसकी 4 वैल्यू आती है। तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में इसको अरेंज किया जाता है। अब ये हम कह सकते हैं इस बेस पे कि 1s की एनर्जी 2s से कम है, 2s की 2p से, उसकी 3s से, और उसके बाद 3p की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और अगर दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास उसूल ये है कि अगर दो ऑर्बिटल सब शेल हैं, दे हैव सेम, तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखा जाता है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा वो लेस एनर्जेटिक होगा। यानी मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आता है कि जी दो ऑर्बिटल्स आपको दे दिए जाते हैं कि एक 3p है और दूसरा 4s है, किसकी एनर्जी कम होगी? आप n+l वैल्यूज निकालेंगे, दोनों की 4 आंसर आएगा। तो फिर आपने देखना है कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3p हो जाएगा क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है। अगला जो है ये हमारे पास हुंड्स रूल है। हुंड्स रूल की डेफिनेशन ये है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं तो इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा सेम स्पिन के साथ, ना कि दूसरे ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल ले लें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी लिखिए 1s2 है और 2s2 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें ये 2px 2py और ये 2pz है। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में अलग अलग जाएगा, ना कि ये इस तरह नहीं होगा कि पहले हम इसको ये वाला भर दें। अगर हमने ये भर दिया तो डीजेनरेट ऑर्बिटल ये वाला एम्प्टी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन एम्प्टी डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर जाएगा और स्पिन उसकी सेम होगी, जिस तरह स्पिन इसकी है उस तरह स्पिन इसी की भी होगी। इसको कहते हैं हुंड्स रूल। और एक और नाम इसका जो है ना वो रखा गया है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी से मुराद ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड रखेंगे, मल्टीप्लिसिटी, अगर हम इलेक्ट्रॉन को
अनपेड रखेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें बताते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी को। तो होन्स रूल की एप्लीकेशन ये है कि ये हमें वैलेंसी के बारे में बताता है। वैलेंसी हमें बता देता है कि क्या वैलेंसी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एन एटम। तो इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इट आल्सो टेल्स अबाउट द वैलेंसी ऑफ एन एटम। तो होन्स रूल हमें वैलेंसी ऑफ एटम के बारे में वो बताता है, या आता है कि कहाँ पे होन्स रूल की वायलेशन हो रही है। अच्छा, अब होन्स रूल की वायलेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉलीजिक सोल्यूशन प्रिंसिपल की वायलेशन एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वायलेशन एक्सेप्टेबल है। दो जगहों के ऊपर पॉलीजिक सोल्यूशन प्रिंसिपल की वायलेशन होती है। एक होती है क्रोमियम में जो कि 24 है, और दूसरी होती है कॉपर में जो कि 29 है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2px 2p, मैं इसको जल्दी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d4 इसको लिखता हूँ। अब इसमें ये होता है कि हम यूं करते हैं कि s से एक इलेक्ट्रॉन उठा के d में ले आते हैं। s से जब एक इलेक्ट्रॉन d में लेकर आए हैं तो इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्पाइट ऑफ राइटिंग 4s2 हम इसको 4s1 लिखेंगे और इसको 3d5 लिखेंगे। इसकी रीज़न ये है कि जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है या फुली फिल्ड होता है तो वो स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है। तो इस डी ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से इधर लेकर आते हैं, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को वायलेट किया क्योंकि 4s अभी कम्प्लीटली फिल नहीं रखा और उसको उधर ले गए हैं। इसी तरीके से जब हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें भी हम यही वाला काम करते हैं। डी सब शेल को स्टेबिलिटी देने के लिए हम s का एक इलेक्ट्रॉन उठाते हैं और उसको d में ले जाते हैं। 3p6 है और ये 4s2 है और ये 3d9 है। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं, जिसकी वजह से ये 4s1 बन जाता है और ये 3d10 बन जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें से 80% चांस है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये सवाल पूछा जाएगा। एक तो ये सवाल पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन से रूल को वायलेट करते हैं। फिर इसके अलावा आप एक और चीज़ भी देखें कि अगर आप इसमें देखें, ये जो पहला है दिस इज़ के शेल, ये इसका एल शेल है और ये इसका एम शेल है, और ये इसका ये वाला शेल ये इसका एन शेल है। ठीक है, तो अब सवाल पूछा था कि कॉपर के एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2 + 6 8, 8 + 9 17 आते हैं। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर दें तो 2 + 6 8 और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो पहला इसका ये शेल है दिस इज़ के शेल, दिस इज़ एल शेल, ये एम शेल है, ये भी एम शेल का हिस्सा है, और ये जो है ये एन शेल है। तो इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 6 8 और ये 13 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो क्वेश्चन यूँ भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल। तो क्रोमियम इज द करेक्ट आंसर, जो कि अगर आप इस स्टेबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें तो फिर 13 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा चंद एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल। अब इसमें देखें कि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन उसमें हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होगा। अगर कार्बन की बात की जाए तो वो होता है 2s2 और 2p2 होता है इसकी कन्फिग्रेशन, लेकिन यहाँ पर कार्बन -1 है। तो चूंकि कार्बन -1 है तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इट इज 2s2 और 2p3। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फिल्ड सेट ऑफ p ऑर्बिटल। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखी जाए तो वो होती है 2s2 और 2p3 है, लेकिन चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये 2p3 हो जाएगा, 2p2 होता है सॉरी, और 2p3 हो जाएगा। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बन जाएगा 2p2, हाफ फिल्ड नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में तादाद जो है वो 6 होते हैं, तो ये 2s2 हो जाएगा और 2p4 हो जाएगा। तो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो ये 2p3 हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2p3 हो जाएगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं रख सकते। तो इफ़ यू लुक एट दिस वन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है और वो सेम स्पिन रख रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी वायलेशन हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि स्कैंडियम हैज एटॉमिक नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कौन सी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी? तो हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 के साथ ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हुंड्स रूल। अभी हमने हुंड्स रूल के बारे में पढ़ा कि ये हुंड्स रूल जो है ये it is applied to assign the electronic configuration of element only and it is useful to determine the valency of element only। ये दोनों के लिए जो है ना ये इस्तेमाल होता है, कन्फिग्रेशन के लिए भी और वैलेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर इसमें तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके अलावा हम टेस्ट में भी इंशाल्लाह से इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह से हम मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।